हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव स्वास्थ्य एवं बीमारी वो जो आपका चैप्टर अभी चल रहा है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लसिका तंत्र से संबंधित। तो आज हम संक्षेप में लसिका तंत्र और उसके विभिन्न अंगों या भागों के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ध्यान से देखिए, लसिका तंत्र लसिका वाहिनियों, लसिका द्रव्य, लसिका ग्रंथियों एवं लसिकांगों से बना वह तंत्र है जिसके द्वारा लसिकाणु की उत्पत्ति, वृद्धि एवं विभेदन होता है। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लसिका तंत्र किन किन भागों से बना होता है। लसिका तंत्र लसिका वाहिनियों से बना होता है, लसिका नाम के द्रव्य से बना होता है, लसिका ग्रंथियों व लसिकांगों से बना होता है और इसके द्वारा जो है लसिकाणु की उत्पत्ति होती है। यानी जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी उत्पत्ति, उनकी ओरिजिन इसी तंत्र के द्वारा होती है। उनकी वृद्धि एवं विभेदन भी इसी तंत्र के द्वारा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लसिका तंत्र के भाग क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। पहला है लसिका वाहिनियाँ। वास्तव में अगर हम देखें तो लसिका तंत्र जिस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, उसी तरह से लसिका तंत्र भी होता है जो कि लसिका वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर में जाल के रूप में फैला रहता है। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला रहता है, ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है, उसी तरह से हमारे संपूर्ण शरीर में लसिका वाहिनियों का जाल भी फैला रहता है। लसिका वाहिनियाँ छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिन नलियों के अंदर लसिका नाम का द्रव बहता है। रुधिर वाहिनियों की भांति लसिका परिवहन हेतु लसिकाओं का जाल लसिका वाहिनियाँ कहलाती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन लसिका वाहिनियों के अंदर जो द्रव बहता है वो क्या होता है। लसिका वाहिनियों के अंदर जो द्रव बहता है वह हल्के पीले रंग का लसिकाणु व उत्सर्जी पदार्थों युक्त द्रव होता है। यह हल्के पीले रंग का रक्त के समान का द्रव होता है। केवल फ़र्क यह है कि रक्त की तरह इसमें आरबीसी नहीं होते हैं। इसमें रक्त के अंदर जो है आरबीसी के बजाय इसके अंदर लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और यह हल्के पीले रंग का होता है और साथ में इसके अंदर कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो लसिका तंत्र का तीसरा भाग है या लसिका अंग। लसिका अंग जो है लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी कहलाते हैं और यह दो तरह के होते हैं, प्राथमिक लसिका अंग या द्वितीयक लसिका अंग। प्राथमिक लसिका अंग में दो अंग आते हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो वह प्राथमिक लसिकांग होता है जिसके अंदर सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का जन्म होता है। तभी चाहे वो WBC हो या प्लेटलेट्स हों या RBC हों, जो बी कोशिकाएं होती हैं, बी सेल्स जो होती हैं, बी लसिकाणु जो होते हैं वो भी अस्थि मज्जा के अंदर ही जन्म लेते हैं। दूसरी ग्रंथि जो होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है जो दूसरा लसिकांग होता है। इस थाइमस ग्रंथि जो कि हमारे हृदय के पास स्थित होती है, इस थाइमस ग्रंथि के अंदर जब बी सेल्स प्रवेश करती हैं तो वो टी सेल्स में बदल जाती है। उनके अंदर कुछ ऐसे विभेदीकरण होता है, कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि बी सेल्स जब थाइमस ग्रंथि के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो टी सेल्स के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। द्वितीयक लसिका अंग वे लसिका अंग होते हैं जिनके अंदर भले ही बी सेल्स और टी सेल्स नहीं बनती है परंतु उनके अंदर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो है लसिकाणु एंटीजन को समाप्त करते हैं और उसके अंदर इफेक्टर सेल्स बनती हैं। बी और टी सेल्स की जो इफेक्टर सेल्स होती हैं और मेमोरी सेल्स होती हैं वे हमारे द्वितीयक लसिका अंग के अंदर बनती हैं। जैसे कि हमारी लसिका ग्रंथियाँ, बच्चों हमारे शरीर में इन लसिका वाहिनियों के बीच में कुछ ऐसी गांठें पाई जाती हैं, खासकर हमारे बगल में और हमारी जांघ के बीच वाले हिस्से में, जहाँ पर ये लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये लसिका ग्रंथियाँ गांठों के समान होती हैं जो हमारी लसिका वाहिनियों के बीच में पाई जाती हैं और अनेक प्रकार से इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण होता है और इसके अंदर जो है एंटीजन को मारा जाता है। इसी तरह से प्लीहा यानी स्प्लीन नाम का एक अंग होता है जो हमारे स्टमक के पास पाया जाता है और इसके अंदर जो है इसको कहते हैं RBC का और WBC का स्टोर हाउस भी कहा जाता है प्लीहा को। और इसके अंदर अनेक प्रकार की ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स का इसमें अंदर निर्माण होता है जिसके कारण जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। तीसरा जो है जो द्वितीयक लसिकांग होता है उसे हम माल्ट कहते हैं। बच्चों, माल्ट का क्या अर्थ है? MALT
यह एक दो बार परीक्षाओं में भी आया है। MALT की फुल फॉर्म आपने बतानी है। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट का अर्थ होता है। तो माल्ट का जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो उससे हमें पता लगता है ये है क्या, म्यूकोसल एसोसिएटेड, यानी श्लेष्मा से जुड़ा। श्लेष्मा क्या होता है बच्चे? श्लेष्मा जो है म्यूकस को कहते हैं। अब जब आपको जो है छींक आती है, खांसी आती है, तो जो चिपचिपा द्रव आपके मुंह से या नाक से निकलता है जुकाम में खासकर, उसे हम जो है श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा या म्यूकोसा उसको कहते हैं। तो श्लेष्मा से जुड़ा लसिका ऊतक, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, श्लेष्मा से जुड़ा लसिका ऊतक, यानी उसको हम कहते हैं माल्ट। तो हमारे शरीर में लसिका से जुड़े कई ऐसे ऊतक पाए जाते हैं, लसिका से जुड़े लिम्फोइड ऊतक पाए जाते हैं, यानी लसिका के ऊतक पाए जाते हैं जिनके अंदर जो है लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ये खासकर जो है हमारे 3 अंगों में विशेषकर ये माल्ट पाया जाता है, ये लसिका ऊतक पाए जाते हैं। एक तो हमारे श्वसन तंत्र में बहुत ये पाए जाते हैं। दूसरे ये जो है आपके जनन तंत्र में पाए जाते हैं, और हमारे पाचक तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं। तो लसिका से जुड़े हुए ये जो श्लेष्मा से जुड़े हुए ये ऊतक होते हैं। जैसे आपको कभी अपने श्वसन तंत्र में कोई एलर्जन अंदर चला जाता है तो आपको जो है छींक आती है, खांसी आती है, तो वो आपके श्वसन तंत्र से श्लेष्मा निकलता है। तो उस श्लेष्मा के अंदर ही ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनके अंदर लसिकाणु पाए जाते हैं, जो कि एलर्जन को या किसी भी एंटीजन को समाप्त करने का कार्य करते हैं, उसे अपने शरीर में अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाने देते। जनन तंत्र में भी ऐसा ही होता है, और पाचक तंत्र में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये माल्ट पाया जाता है। लास्ट जो द्वितीयक लसिका अंग है वो टॉन्सिल है। आप जानते हैं आपके गले में टॉन्सिल की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इनके अंदर भी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण होता रहता है। लिम्फोसाइट्स इनके अंदर बनते रहते हैं, इफेक्टर लिम्फोसाइट्स इसके अंदर बनते रहते हैं, और प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये किसी भी एंटीजन का खात्मा करते रहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लसिका तंत्र के जो विभिन्न भाग होते हैं, चाहे वो ग्रंथि हो चाहे वो अंग हो, वे लसिका तंत्र की रीढ़ हैं, और लसिका तंत्र के अंतर्गत जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको ये जो है बनाने का कार्य करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये लसिका तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है, वो है टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। चलिए उसके बारे में भी पता हम करते हैं कि टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। बच्चों, कुछ पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रतिरक्षा के बारे में बताया था कि प्रतिरक्षा 2 तरह की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर आपको सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा समझ में आ गई होगी तो टीकाकरण कैसे कार्य करता है, प्रतिरक्षण कैसे होता है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण, एक ही चीज है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन, एंड प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन शब्द जो है वैक्सीन से बना है, वैक्सीन यानी टीका। टीका वह दवाई होती है, वह इंजेक्शन होता है जिसके अंदर कुछ एंटीजन उसके अंदर पड़े होते हैं। टीके में अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप के टीके आपको पाए जाते हैं। जैसे आप देखें कि किसी में निष्क्रिय एंटीजन होता है, निष्क्रिय रोगाणु होता है, किसी में निष्क्रिय एंटीजन होता है। अलग अलग तरह के टीके होते हैं। किसी में जो है मृत रोगाणु होता है, और कोई जो है किसी में डीएनए वैक्सीन के रूप में डीएनए पाया जाता है। तो अलग अलग तरह से जो है आपके शरीर में टीके लगाए जाते हैं। अब इसके पीछे की जो थ्योरी है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का सिद्धांत जो है आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसी की कार्यप्रणाली पर आधारित है। आप जानते हैं कि आपके शरीर में
किसी प्रकार का एंटीजन अगर प्रवेश करता है तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो जाग जाता है और उसके अंदर की जो बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं वो उस एंटीजन को ख़त्म करने के उपाय करने लगती हैं। उसके अंदर जो है फिर एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के विरुद्ध बनने लगते हैं। एंटीबॉडीज़ उसके अंदर उस एंटीजन के विरुद्ध बनने लगते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ अगर बनते हैं तो फिर हमारे शरीर में इस एंटीजन के प्रति इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि हम जो है किसी भी निष्क्रिय रोगाणु को अगर हम अपने शरीर में प्रवेश करवाएंगे या किसी निष्क्रिय एंटीजन को अपने शरीर में प्रवेश करवाएंगे या किसी मृत रोगाणु को अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे या किसी रोगाणु के जो एंटीजन है उसके डीएनए के रूप में अगर हम जो है उसको अपने शरीर में प्रवेश करवाएंगे तो फिर हमें जो है उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ मिलती चली जाएंगी, क्योंकि उनको अंदर प्रवेश करते ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय हो जाएगा और वो सक्रिय होकर फिर उस एंटीजन के विरुद्ध जो कि आपके शरीर में टीके के रूप में डाला गया है उसके विरुद्ध वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा और हमारे शरीर के अंदर फिर एंटीबॉडीज़ बनने से स्वतः ही उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा डेवलप हो जाएगी, यानी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो है थ्योरी इसकी है। तो टीके अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डीपीटी का जो टीका है, डीपीटी के टीके में हम जो है निष्क्रिय रोगाणु को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। मृत रोगाणु को भी जो है हम कुछ अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं कुछ टीकों में हम निष्क्रिय एंटीजन जैसे टिटनस के टीके में हम जो है निष्क्रिय एंटीजन को अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं। इस तरह से हम जो अलग अलग विधियों से टीके अपने शरीर के अंदर जो है प्रवेश करवाते हैं। वैसे टीके में ज़्यादातर तो जो है एंटीजन ही हमें मिलता है, लेकिन कोई कोई टीके ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबॉडी भी हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। तो अगर जो है हमें टीके के रूप में एंटीजन मिल रहा है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा के संदर्भ में, कि टीके में अगर आपको आपके अंदर एंटीजन का प्रवेश हो रहा है तो उससे एंटीबॉडी आपके शरीर में बन रहे हैं और आपके शरीर को प्रतिरक्षा मिल रही है, तो वो होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि इस प्रतिरक्षा ने आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय किया है, एक्टिव किया है। वहीं दूसरी ओर जो है कुछ कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि बीमारी होने के बाद आपके शरीर में लगते हैं, जो एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रवेश कराई जाती है। कुछ टीके ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी को आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। एंटीबॉडी के द्वारा जो है आपके शरीर में जो प्रवेश कराया जाता है उससे जो आपको इम्यूनिटी मिलती है, जो प्रतिरक्षा मिलती है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि वह आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं करती है। आपका प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज आपके शरीर के अंदर मिली हैं वो एंटीबॉडीज आपको प्रतिरक्षा प्रदान कर रही हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा को तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से टीके हैं। जो अधिकतर टीके हैं, अधिकतर बीमारियों के जो टीके हैं वो आपको सक्रिय प्रतिरक्षा के रूप में ही मिलते हैं, जबकि कुछ बीमारियां जैसे कि कुछ स्थिति ऐसी होती है जैसे सर्पदंश यानी सांप के काटने पर सर्पदंश का जो टीका होता है यानी एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। इसीलिए कुत्ते के काटने के बाद जो रेबीज़ का टीका लगता है, रेबीज़ के जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें भी जो है आपको जो प्रतिरक्षा मिलती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा मिलती है, क्योंकि सर्पदंश का जो टीका होता है वो एंटीबॉडी के रूप में आपको मिलता है। रेबीज़ का जो टीका होता है वो एंटीबॉडी के द्वारा आपको मिलता है। तो ये आपने देखा कि टीके किस तरह से आपको सक्रिय प्रतिरक्षा भी प्रदान करते हैं और निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी प्रदान करते हैं। आशा है आपको ये टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि आपके इस प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, और उस प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित ये टॉपिक है कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितता। प्रतिरक्षा तंत्र आपका कभी कभी अनियमित हो जाता है और उसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो आपको फिर कुछ रोगों के रूप में दिखती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितताएं प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितताओं को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितताएं अर्थात माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। कभी कभी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके अंदर कुछ ऐसी आनुवंशिक कारणों से या कुछ अन्य कारणों से गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि कुछ अनियमितताओं के रूप में आप दिखाई देता है। उसमें सबसे पहले अनियमितता है एलर्जी। एलर्जी क्या है? आपके प्रतिरक्षा तंत्र की
अतिरंजित अभिक्रिया है, अतिरंजित अनुक्रिया है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है भड़क जाता है, एक तरह से हम इसको सामान्य भाषा में कहें कि उद्वेलित हो जाता है, भड़क जाता है। भड़क कैसे जाता है? आपके शरीर में कुछ ऐसे एंटीजन चले गए, कुछ आपने ऐसी चीज़ें खा ली या ऐसे वातावरण में आप खा गए, आप रह गए, उस वातावरण में कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो एलर्जन का कार्य कर रही थी। यानी एलर्जी कारक जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, एलर्जी कारक वस्तुएं या चीज़ें हैं, उनको हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जन के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एलर्जी उत्पन्न होते हुए आपके शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि छींकें आना, जैसे कि आपको सांस लेने में परेशानी होना, त्वचा में लाल चकत्ते पड़ जाना, और भी कई तरह की जो है बीमारियां हो जाना, जैसे दमा के लक्षण आपके शरीर में पैदा हो जाना। असल में जो एलर्जन यानी एलर्जी कारक पदार्थों के द्वारा एंटीजन होते हैं, वे उद्वेलित करते हैं आपके श्वसन तंत्र को, या उद्वेलित कर सकते हैं आपके पाचक तंत्र को। ठीक है, तो इस तरह से आपके अंदर कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आपके त्वचा में अगर जो है उनका स्पर्श हो गया तो फिर जो है लाल चकत्ते हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। होता क्या है कि एंटीजन जब आपके शरीर में जाते हैं तो एंटीजन के आपके शरीर में जाने से आपके शरीर के अंदर जो मास्ट सेल्स होती हैं, एक तरह की बेसोफिल्स जो होती हैं, मास्ट सेल्स, उसके अंदर से कुछ ऐसे पदार्थ निकलने लगते हैं जैसे सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन जैसे पदार्थ जब आपके शरीर में निकलने लगते हैं तो ये सूजन पैदा करते हैं और लालिमा पैदा करते हैं आपके शरीर में, और साथ ही आपके शरीर के अंदर के जो सिस्टम है उनके अंदर से जो है श्लेष्मा बहुत अधिक बनने लगता है और आपको छींकें आने लगती हैं। फेफड़ों में बहुत अधिक वायु कोशों में श्लेष्मा बनने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है। अब एलर्जन क्या क्या होते हैं? एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि पोलन ग्रेन्स यानी परागकण हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके परागकण एलर्जन का कार्य करते हैं, या प्रदूषक जो होते हैं, कुछ धूल के कण वगैरह, तो ये जो है एलर्जन का कार्य करते हैं और आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से प्रतिरक्षा तंत्र की जो एबनॉर्मलिटी होती है, जो माल फंक्शनिंग होती है, वो एलर्जी के रूप में आपको कभी कभी दिखाई देती है। इसी तरह से जो दूसरी माल फंक्शनिंग है आपकी, वो है आपकी स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग यानी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि इसके नाम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्वप्रतिरक्षा यानी आपका जो शरीर है वो अपने ही एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने लगता है। अपने ही इम्यून सिस्टम जब आपका अपने ही शरीर के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, आपका प्रतिरक्षा तंत्र जब अपने ही शरीर के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, तो उससे जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग यानी आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्व के विरुद्ध कार्य करने लग जाए। या सेल्फ एंटीजन के विरुद्ध वो कार्य करने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग। बच्चों, कई प्रकार के आनुवंशिक कारण और कुछ अज्ञात कारणों के कारण यह स्वप्रतिरक्षा रोग उत्पन्न होता है। स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो गठिया की बीमारी होती है, या जिसको कहते हैं हम शोथ यानी रूमेटिड आर्थराइटिस, जो गठिया की बीमारी होती है, तो वो क्या होती है? एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षा रोग होता है, जिसमें जो है शरीर के अंदर बनने वाले कुछ पदार्थों को आपका प्रतिरक्षा तंत्र एंटीजन के रूप में ट्रीट करने लगता है, और वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है, आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है, और ये गठिया का रोग कहलाता है। तो ये कुछ रोग हैं। SCID नाम का एक रोग है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो भी जो है
एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षा तंत्र का रोग है। तो जब आपका शरीर जो है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर के अंदर के कुछ पदार्थों को एंटीजन के रूप में ट्रीट करने लग जाए अज्ञात कारणों से, तो वह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। आज आपने प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम और अन्य इन प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितताओं के विषय में और टीकाकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करी। आशा है आपको यह प्रकरण समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।